प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल ईयर का 8th बी पेपर क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सफेद पोश अपराध अर्थात व्यावसायिक अपराध या श्वेत वसन अपराध, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम और ऑक्यूपेशनल क्राइम। सदरलैंड प्रथम अपराध शास्त्री थे, जिन्होंने 1939 में समाज में श्वेत वसन अर्थात सफेद पोश या व्यावसायिक अपराध की प्रकृति और प्रभाव पर ध्यान दिया। व्यावसायिक अपराध से अभिप्राय उन अवैध क्रियाकलापों से है जो व्यक्ति पेशे या धंधे के संबंध में होते हैं। सदरलैंड की मूल परिभाषा के अनुसार श्वेत वसन अपराध उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के व्यक्ति द्वारा अपने पेशे या धंधे के क्रियाकलापों के दौरान आपराधिक कानून का उल्लंघन है। मार्शल क्लीनार्ड के अनुसार सफेद पोश अपराध प्रमुख रूप से व्यापारियों, पेशेवर व्यक्तियों और राजनीतिज्ञों द्वारा अपने पेशे या धंधे के संबंध में किया गया कानूनी उल्लंघन है। फ्रैंक हार्टंग्स के अनुसार वह अपराध जो व्यापार संचालन में व्यापार के नियमों का उल्लंघन हो, जो किसी व्यापार प्रतिष्ठान या उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया हो। श्वेत वसन अपराध में विज्ञापन में गलत प्रचारित करना, श्रम कानून का उल्लंघन करना, कॉपीराइट और पेटेंट नियमों का उल्लंघन करना तथा आर्थिक गड़बड़ी करना सम्मिलित है। व्यावसायिक अपराध के तत्व। व्यावसायिक या श्वेत वसन अपराध के कई तत्व पाए जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, इस अपराध में विधि संहिता का उल्लंघन होता है। नंबर 2, यह वैध धंधे के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबद्ध होता है। नंबर 3, इसका उद्देश्य धन प्राप्त करना है। नंबर 4, अपराध किसी विशिष्ट संस्थान या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता, बल्कि समस्त समाज के विरुद्ध होता है, अतः कोई भी विशिष्ट क्षतिग्रस्त व्यक्ति नहीं होता जो उसकी शिकायत करे। नेक्स्ट, व्यावसायिक अपराध में लगा संगठन सामान्यतः उस अपराध का चुनाव करता है जिसमें अत्यधिक लाभ निहित हो, लेकिन पकड़े जाने व पहचाने जाने का खतरा कम से कम हो। यह ऐसा अपराध है जिसके विरुद्ध क्षतिग्रस्त व्यक्ति कम से कम शिकायत व संघर्ष करता है। अवैध व्यावसायिक क्रियाकलापों में व्यस्त संगठन मामलों के निपटाने में निर्धारण की नीति अपनाते हैं। न केवल कानून लागू करने वाले अधिकारियों का निर्धारण किया जाता है, बल्कि राजनेताओं, अफसरशाहों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों की सेवाएं भी सुरक्षा के लिए प्रयोग की जाती हैं। इस प्रकार का अपराध समाज के लिए साधारण अपराध की अपेक्षा अधिक गंभीर परिणाम वाला अपराध होता है। व्यावसायिक या श्वेत वसन अपराध के प्रकार। हर्बर्ट एडेलहर्ट्ज़ ने व्यावसायिक अपराधियों के प्रेरक स्रोतों के आधार पर 4 प्रकार के व्यावसायिक अपराध बताए हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत आधार पर व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध, जैसे आयकर की चोरी, दिवालियापन, उधार क्रय या वापस न करने के इरादे से ऋण लेना तथा बीमा संबंधी धोखाधड़ी। नंबर 2, वे अपराध जो पेशे या व्यवसाय के दौरान उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जो व्यापार, सरकारी या अन्य संस्थानों में अपने सेवा योजक या अपने मुवक्किल के प्रति अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं, जैसे रिश्वत देना, गबन करना, छोटी मोटी चोरी करना आदि। नंबर 3, घटनावश अपराध तथा व्यापार संचालन को आगे बढ़ाने के लिए किए गए अपराध, लेकिन जो व्यापारिक उद्देश्यों के केंद्र नहीं होते, जैसे भोजन एवं औषधि नियमों का उल्लंघन, विज्ञापन में गलत प्रदर्शन तथा धोखेबाजी वाली दवाओं की सिफारिश करना। नंबर 4, व्यापार के रूप में अपराध या व्यापार के केंद्रीय कृत्य के रूप में अपराध, जैसे चिकित्सकीय धोखाधड़ी की योजनाएं, लॉटरी धोखाधड़ी योजनाएं, म्यूचुअल फंड धोखाधड़ी योजनाएं, भू संपत्ति धोखाधड़ी योजनाएं, दान धर्म संबंधी धोखे और संगीत चोरी संबंधी।
ह्यूग बॉर्लो ने विशेष हितों के आधार पर व्यावसायिक अपराधों को 6 श्रेणियों में विभक्त किया है, जिनमें है गबन, वित्तीय धोखाधड़ी, मिलावट संबंधी नियमों का उल्लंघन, कर्मचारी द्वारा चोरी, उपभोक्ता धोखाधड़ी और संदिग्ध भू संबंधी व्यापार। यहाँ हम प्रत्येक का अलग अलग विश्लेषण करेंगे। नंबर 1, गबन। यह वह आपराधिक कृत्य है जिसमें अपने प्रयोग के लिए एक सेवक, कर्मचारी, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा उस धन राशि या संपत्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे वह मालिक, सेवा योजक या अन्य व्यक्ति द्वारा सौंपी जाती है। विस्तृत परिभाषा में वे लोग गबनकारी होते हैं जो उन वस्तुओं को जो उनके पास उनके धरोहर रक्षक की भूमिकाओं के कारण उनके सेवा योजकों, मालिकों या अन्य द्वारा अधिकृत की जाती है, अपने प्रयोग में लाते हैं। इस अपराध में उन वस्तुओं का बेचना, देना भी सम्मिलित है जो उनके अधिकारों में होती हैं और उनका पैसा वे अपनी जेब में रखते हैं। वाणिज्य, व्यापार, बैंकिंग व व्यवसाय के अन्य साधनों के विस्तार से सेवा योजकों और व्यापारिक समुदाय के हितों की अपराधी कानून के अंतर्गत अधिक सुरक्षा की आवश्यकता का अनुभव होने लगा, जिसके कारण वर्तमान नियमों में परिवर्तन तथा उनके कार्यक्षेत्र में विस्तार करना पड़ा है। कहा जाता है कि कर्मचारियों द्वारा गबन चोरियों व लूट से कहीं अधिक होता है। यह भी पाया गया है कि गबनकर्ता आमतौर पर मध्यम आय वर्ग के होते हैं और गबन करने से पूर्व उनका अपराधी रिकॉर्ड रेयर ही होता है। वे स्वयं को अपराधी भी शायद ही मानते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि एक विशिष्ट गबनकर्ता 35 से 45 वर्ष की आयु का विवाहित व्यक्ति है और उसके 1 या 2 बच्चे भी हैं। गबन का प्रमुख कारण यह है कि या तो गबनकर्ता को अपनी बेटी का विवाह करना है, या फिर मकान बनवाना है, या अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए भेजना है, या फिर उसकी जुआ खेलने की आदत है। महिला गबनकर्ताओं की संख्या बहुत कम है। नंबर 2, वित्तीय धोखेबाजी, फाइनेंशियल फ्रॉड। धोखा देकर, झूठ बोलकर, गलत प्रदर्शन के द्वारा किसी से धन या मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना वित्तीय धोखेबाजी है। सरल शब्दों में इसे ठगी भी कहा जाता है। नंबर 3, मिलावट अथवा स्वास्थ्य तथा सुरक्षा संबंधी कानूनों का उल्लंघन। खाद्य एवं दवाइयां आदि पदार्थों के उत्पादन, वितरण तथा विक्रय जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बचाने के उद्देश्य से विविध कानूनों से नियमित एवं संचालित किए जाते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट व नकली दवाई की बिक्री ने गत 5 या 6 दशकों में प्रत्येक समाज में प्रोत्साहन प्राप्त किया है। स्वास्थ्य के लिए बढ़ते खतरों के प्रति उपभोक्ताओं की जागृति कुछ तो खरीदने में बदलते अनुभवों से तथा कुछ समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं अन्वेषण कार्यों से प्राप्त लेखों से बढ़ी है, जिनमें इन खतरों से विस्तार में विवरण दिए जाते हैं। जाली डॉक्टरों, श्रृंगार की वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों के मालिकों के स्वार्थ, खाद्य पदार्थ निर्माताओं, दवाई बनाने वाले तथा भ्रष्ट डॉक्टरों और बेईमान लोगों की मिलीभगत ने लोगों के लिए भयंकर स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। कई ऐसे खाद्य उत्पाद हैं जो न केवल मिलावट वाले हैं क्योंकि उनमें जहरीले रसायन मिले होते हैं, बल्कि वे अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किए जाते हैं। निम्न श्रेणी का कच्चा पदार्थ यहाँ तक कि खाद्य भी उनमें मिलाया जाता है तथा धोखाधड़ी से बेचे जाते हैं। नंबर 4, कर्मचारियों द्वारा चोरी। इस प्रकार का अपराध हमारे देश में सभी सरकारी कार्यालयों में लगातार वृद्धि की ओर है। कर्मचारियों द्वारा चोरी किए जाने के कारण होने वाले हानि का सही अनुमान करना लगभग असंभव है। यह भी कहा जाता है कि कर्मचारियों द्वारा चोरी दुकानों से उठाई गिरी से कहीं अधिक होती जा रही है। इस प्रकार की चोरी अब दुकान के कर्मचारियों, विश्वविद्यालय व कॉलेज के कर्मचारियों, गोदामों, कंपनियों आदि में भी होने लगी है। थोक व्यापार में कर्मचारियों द्वारा चोरी के कारण होने वाली हानि का अनुमान लगाना तो और भी कठिन है, क्योंकि कंपनियों के लिए अपनी संपत्ति व अन्य कीमती वस्तुओं का रखरखाव और भी कठिन होता है। यह मान्यता भी गलत होगी। कर्मचारियों द्वारा चोरी पूर्ण रूपे निम्न स्तर के कर्मचारियों का कृत्य होता है। 1964 में अमेरिका में नॉर्मन जेस्पेन द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह अनुमान लगाया गया कि 60% चोरी प्रशासनिक और निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों द्वारा की जाती है। नंबर 5, उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी।
उपभोक्ता कई प्रकार से धोखाधड़ी के शिकार होते हैं। इसमें 3 प्रकार हैं: बिक्री, विज्ञापन और मरम्मत। विक्रय ठगी का अर्थ है निम्न स्तरीय गुणवत्ता की वस्तुओं को उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं बताकर विक्रय करना। दोषपूर्ण उत्पाद को बदलने से या गारंटी अवधि में खराब हो जाने पर मरम्मत करने से इनकार करना। किसी उत्पाद की प्रभाविता संबंधी धोखा तथा उस उत्पाद से संबंधित उस सूचना को छिपाना जो हानिकारक सिद्ध हो सकती हो। कई वस्तुएं जो कुछ दशक पूर्व विलासितापूर्ण समझी जाती थी आज अधिकतर आवश्यक समझी जाती है। रसोई गैस, फ्रिज, दुपहिया वाहन, प्रेशर कुकर, कीटाणुनाशक दवाइयां आदि, क्योंकि इनको बेचने वाली कंपनियों ने हमें ऐसा समझा दिया है कि जब वस्तुएं आवश्यकता समझी जाती है तब लोग उन्हें खरीदना चाहते हैं। निर्माता और विक्रेता लोगों को उन्हें खरीदने के लिए आकर्षित करने के लिए धोखाधड़ी वाले तथा मरम्मत सेवा का आश्वासन देने वाले उपायों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जल्दी ही लोगों को अनुभव हो जाता है कि उन उत्पादों को खरीद कर वे ठगे गए हैं। उत्पादों की गुणवत्ता का प्रदर्शन गलत करने वाले बिक्री करने वाले लड़के लड़कियों को उपभोक्ताओं के घरों में प्रवेश मिल जाता है और वे कम दामों पर माल बेच देते हैं। लेकिन जल्द ही धोखा प्रकाश में आ जाता है और ठगी के मामलों को समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया जाता है। इस प्रकार की धोखाधड़ी वस्तुओं के तोलने या मापते समय भी की जाती है। एक दुकानदार 10 किलोग्राम चीनी तोलते समय कम चीनी तोलता है। ग्राहक को 300 से 400 ग्राम तक का नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार वस्त्र विक्रेता 5 मीटर कपड़ा मांगे जाने पर 4.5 या 4.25 मीटर कपड़ा ही नापता है। सीमेंट की बोरी का वास्तविक वजन छपे हुए वजन से कम हो सकता है। धोखाधड़ी का शिकार कोई भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतया उपभोक्ता सबसे अधिक क्षतिग्रस्त होते हैं। ये वे व्यक्ति हैं जो विक्रय के व्यापार में लगे लोगों से वस्तुएं या सेवाएं खरीदते हैं। इसको ग्राहक के साथ धोखा अथवा उपभोक्ता धोखा भी कहा जा सकता है। उपभोक्ता धोखाधड़ी के विरुद्ध कई कानून हैं, वहीं दुर्भाग्यवश उनका क्रियान्वयन अत्यधिक ढीला है, क्योंकि वह व्यापारियों, उद्योगपतियों, बैंकरों, विज्ञापनकर्ताओं, वित्त पोषकों द्वारा सभी सत्ता समर्थित लोगों के हित में नहीं होता है। नंबर 6, अविश्वसनीय या संदिग्ध भूमि व्यापार। कहा जाता है कि भूमि में धन का विनियोजन सर्वोत्तम होता है। सभी वर्ग के लोग निम्न, मध्यम और उच्च मकान चाहते हैं, लेकिन कई बार लोगों को पता चलता है कि एक अच्छे निवेश के स्थान पर उन्होंने अपना धन एक ऐसे भूखंड पर लगा दिया है जिसका स्वामी पहले से ही कोई अन्य व्यक्ति था या वह विवादित मकान था। कुछ लोग भवन संपत्ति बनाने का दावा करते हुए भूखंड बेचना प्रारंभ कर देते हैं। भूखंड के लिए धन चुका देने के कुछ समय पश्चात यह पता चलता है कि वह भूखंड अनधिकृत भूमि का एक भाग था और उस भूखंड के विनियमितीकरण या विकसित होने की संभावना नहीं के बराबर थी। परिणामतः भूखंड का मूल्य उसकी उपयोगिता से कहीं कम था या उस उद्देश्य से जिसे वह खरीदा गया था उसके मूल्य से कहीं कम रह गया और बिना असुविधा और अड़चनों के उस मूल्य की वसूली संभव नहीं है। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई जैसे महानगरों में या बैंगलोर, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल जैसे बड़े शहरों में भी लोग निर्माणाधीन फ्लैटों के लिए बड़ी बड़ी धनराशि अदा करते हैं और बाद में उन्हें पता लगता है कि निर्माता कंपनी झूठी थी और समस्त निर्माण योजना संदिग्ध थी। इस प्रकार हाल के वर्षों में भूमि विकास एवं निवेश व्यापार में धोखाधड़ी के बड़ी संख्या में मामले प्रकाश में आए हैं। निर्धन और मध्यम वर्गीय क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के लिए सारे जीवन भर की बचत की हानि या भविष्य के लिए अच्छी खासी ऋण देनदारी हो जाती है। धनी व्यक्तियों के लिए एक बुरा निवेश है। धन्यवाद।